यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में। और जैसा कि एग्जाम कंप्लीट भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने नेट भी क्वालिफाई किया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो उनको थोड़ा सा भी हताश नहीं होना है। क्या कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, उस कमियों को जो है हमें ऑब्जर्व करना है, समझना है। और जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, आई होप कि मार्च तक जो है उसका फॉर्म भरा जाए और अप्रैल या मई के आसपास जो है उसका पेपर हो। जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलता है हमें एनटीए की तरफ से, हम आपको ऑफिशियली इंफॉर्मेशन जो है सूचित कर देंगे कि कब से फॉर्म भरा जाएगा और क्या कुछ। लेकिन आपको करना क्या है अभी कि अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। पेपर फर्स्ट हो या आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो, ये ऐसा नहीं है कि एक महीने पहले जो है आप किताब लेके बैठ जाओ और सोचो कि नहीं एग्जाम क्रैक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे तो नेट के साथ आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज से ही आप गोल डिसाइड करो कि नहीं मेरा नेट नहीं हुआ है, लेकिन अगले एग्जाम में नेट के साथ मैं जेआरएफ भी क्वालिफाई करूंगा। तो इस प्रकार के गोल सेट करने के बाद जो है आप सिलेबस को जो है, अगर सिलेबस है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से अपने सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर की भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की इस क्लास से जो है हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो पहला हमारा यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति का, उससे स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि देखिए इस यूनिट को जो है आपको पढ़ाने का क्या मतलब है या इससे संबंधित प्रश्न पूछने का क्या मतलब है यूजीसी नेट का। बेसिकली जब आप नेट क्वालिफाई होते हैं, जैसे कि नेशनल जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका, करते हैं तो आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं या आयोग के द्वारा आप चयन होकर किसी कॉलेज में जाएं। तो इस प्रकार से आप टीचिंग का कार्य करेंगे तो आपके पास टीचिंग का स्किल होना बड़ी आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है ये यूनिट आपको दे दी जाती है कि आप यहाँ पे संपूर्ण टीचिंग के बारे में जो है क्या कुछ आपके पास नॉलेज है, उसके बारे में जो है परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो इसी टॉपिक को या इस यूनिट से जो है पहले टॉपिक को, जो कि हमारा है यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षण की अवधारणा, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में मैं बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में आपको जो आसान शब्द होते हैं उसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से सॉल्व करना होगा। वो बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी का आइडिया लग जाएगा। तो आपको एक बढ़िया समय चाहिए तो इसके लिए कि आप अपने पेपर को या प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, इसके साथ साथ सिलेबस को कवर करें। लेकिन हम यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर का सारे यूनिट से टॉपिक वाइज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में जो है पूरा सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एमसीक्यू होती है उसको भी जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए, आपको संपूर्ण जो है आपका फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सारा कुछ जो है कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में समय लिया, लेकिन आपको बताना भी जरूरी था कि किस प्रकार से जो है आप प्रिपरेशन करें आगे के आने वाले एग्जाम के लिए। और थोड़ा सा भी जो 2-3 महीने जो है आप जो है सारी जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे जो भी मनोरंजन के साधन है, आप उसको त्याग करिए। बस 4-5 महीने आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हम भटकते हैं अपने मस्तिष्क से या अपने कॉन्सेंट्रेशन से भटकते हैं, पढ़ाई से भटकते हैं, तभी हमसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। लेकिन हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है पढ़ाई करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। मैंने भी जब किसी कारणवश से कोई समस्या हो गई, अगर पढ़ाई से मेरा माइंड हटा या कुछ हुआ, तो कई सारे एग्जाम नहीं क्लियर हुए। लेकिन कई सारे एग्जाम जब मैंने फोकस के साथ मैंने किया तो मेरा भी पहली बार में नेट क्वालिफाई हो गया था। तो इस प्रकार से आप भी फोकस के साथ जो है अपने परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। बात हो गई बहुत सारी, मैंने समझा भी लिया और आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। और यहाँ पर हम पहली यूनिट यानी शिक्षण अभिवृत्ति से जो है पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें शिक्षण की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, उसको समझ लेते हैं। यानी कि पहले शिक्षण के बारे में समझ लेते हैं कि शिक्षण होता क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अवधारणा का मतलब विचार, क्या कुछ विचार जो है विद्वानों के द्वारा, जो जानकार व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो है शिक्षण के बारे में क्या कुछ विचार दिया गया है, उसे हमें समझना है। आइए इसको समझते हैं। इसमें हम देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है।
इस प्रकार शिक्षण के द्वारा मानवीय मूल्यों का विकास होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में लिखा भी गया है और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो शिक्षण बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कारक जो है शामिल होते हैं। जैसे कि आप बताइए, आप जब शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आपको एक स्कूल की आवश्यकता होगी। स्कूल में जो है कई सारे ऐसे अलग अलग कोर्स होते हैं जैसे आप देखते हैं। उसके साथ ही साथ जो है और भी आपको जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, और भी कई सारे चीज, बुक्स की आवश्यकता होगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आपको इसको याद कर लेना है। उन सभी फैक्टर के बारे में हम अगले टॉपिक या आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि वो एक टॉपिक में पर्टिकुलर शामिल है। तो यहाँ पर आगे आप देखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यानी कि टीचर जिसको सिखाता है वो उसको सीख के एक कौशल प्राप्त करता है या उसको अर्जित करता है, और जो भी उसने गोल डिसाइड किया है कि हम इसके तहत ये कोर्स कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप ही जो है अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपने एक गोल डिसाइड किया है क्या कि मुझे नेट का एग्जाम जो है पास करना है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप अपने नेट के एग्जाम को क्लियर कर सकें। यानी कि आपका एक उद्देश्य है, इसीलिए जो है आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया जा रहा है। और इसके बाद ये समझाया जा रहा है कि इस प्रकार शिक्षण के द्वारा मानवीय मूल्यों का विकास होता है। यानी कि अगर आप कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप जैसा कि जानते हैं, आप अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे तो समाज में सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा आप उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो मानवीय मूल्य होते हैं उसमें भी विकास होता है शिक्षण के द्वारा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं। फैक्टर का मतलब कि शिक्षण के दौरान जो भी हम इक्विपमेंट हो गया, चाहे टीचिंग इन्वायरमेंट हो गया, स्कूल्स हो गए, विद्यार्थी हो गए, यानी बहुत सारे फैक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं शिक्षण की प्रक्रिया में। और इसके साथ ही साथ शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो सीखने यानी जो सीखता है विद्यार्थी उसको कौशल अर्जित कराता है, और उस कौशल के द्वारा जो है विद्यार्थी क्या करता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यानी पढ़ने के बाद वो कोर्स कंप्लीट करेगा, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उस कोर्स से संबंधित तो उसको देगा, पास करेगा, और उससे क्या होगा, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही साथ शिक्षण के द्वारा जो है मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि शिक्षण का जो सामान्य अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया से है। यानी शिक्षण का जो एकदम आसान भाषा में या आसान लैंग्वेज में जो अर्थ होता है, डेफिनेशन अर्थ समझ लीजिए, तो शिक्षा प्रदान करना होता है। इसके अंतर्गत टीचर पढ़ाता है और विद्यार्थी क्या करता है, पढ़ता है या कुछ सीखता है। इसके बाद जो है इसका शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना होता है। मतलब इसका और भी जो है इसको डिफाइन करके या छोटे शब्दों में तोड़ मरोड़ के अगर समझा जाए तो शिक्षण का जो सामान्य या शाब्दिक अर्थ होता है सिखाना या सीख देना होता है। सिखाने का मतलब टीचर पढ़ाता है तो कुछ न कुछ सिखाता है, और सामने जो विद्यार्थी बैठा है वो कुछ न कुछ सीखता है शिक्षक के द्वारा। आगे इसमें बताया जाता है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के द्वारा मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देता है। तो ये सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज में लोग चाहते हैं कि लोग पढ़ें ताकि हमारा एक बेहतर समाज जो है डेवलप हो सके, एक इन्वायरमेंट बेहतर बन सके। तो इस सामाजिक प्रक्रिया के दौरान जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल कॉलेज को भी जो है खोला जाता है। इसके साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कॉलेज भी खोले जाते हैं जहाँ पर विद्यार्थी जो एडमिशन लेके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जो टीचर है वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे उसको पढ़ाते हैं, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसको भी आपको याद करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के द्वारा मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देता है। मानवीय मूल्यों का मतलब कि उसको कुछ न कुछ सीखने पे बल देता है जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका एग्जाम क्वालिफाई नेट होते आता है तो आपके क्या होता है, आपका विकास होता है। यानी नेट क्वालिफाई हुए, कहीं कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाएं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का विकास होता है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे बताया जा रहा है कि शिक्षा का जो तात्पर्य है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जीवन भर सीखते सिखाते रहना है।
औपचारिक का मतलब क्या है? जो आप स्कूल किसी संस्थान में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से होता है, इसलिए हम उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और अनौपचारिक का मतलब जो अपने आप माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी और भी रिलेटिव से जो शिक्षा आप या समाज से प्राप्त करते हैं उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आपको याद ये भी कर लेना है। और यहाँ पर यही बताया गया कि ये जीवन भर सीखते सिखाते रहना है। और इसके बाद यहाँ आगे दिया गया है कि अगर कुछ शब्दों में इसको समझा जाए तो शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त करने से है। यानी कि औपचारिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा वो है जो किसी संस्थान में, कॉलेज में, स्कूल्स में जो हम शिक्षा प्रदान करते हैं एक सिस्टमेटिक या रूल रेगुलेशन वे में, तो उसको हम औपचारिक कहते हैं क्योंकि वो सिस्टमेटिक ढंग से होता है। इसके बाद आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है। यानी वर्तमान समय में जो शिक्षा परिवेश में जो शिक्षण का पहला उद्देश्य या मेन उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है। यानी कि बच्चा खुद से प्रेरित हो सीखने के लिए इस प्रकार का एनवायरनमेंट बनाया जाए या इस प्रकार का टीचिंग कल्चर बनाया जाए, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मेन यहाँ पर होता है। आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है कि और ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। यानी जो भी कुछ उनको सिखाया जा रहा है उनको दिमाग में उसको सेव रखना है, अच्छे तरीके से बिठाना है ताकि समय पे जब उसका उपयोग हो तो उसको जो है हम यूज कर सकें। और शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षण के द्वारा यानी कि टीचर अगर कुछ नई चीजें बताता है तो उसी के माध्यम से जो विद्यार्थी क्या करता है, नए